हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जो भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन 2025 जून में देंगे, आई होप आप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में बेसिकली मेरी जो स्ट्रैटेजी रही है पेपर वन की, मैं थोड़ा सा उसको शेयर करने की कोशिश करूंगी। एंड जो जो इम्पोर्टेंट एक दो एडवाइस है मेरी तरफ से कि पेपर वन में किस तरीके से हमें चीज़ों को समझना चाहिए, किस तरीके से पेपर वन के लिए एक तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, तो थोड़ा सा एक दो पॉइंट उसके बारे में मैं बताऊंगी। ठीक है, देखिए पेपर वन जो है ना, वो एक तरीके से जितना पेपर टू एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, उतना ही धीरे धीरे क्या हो रहा है ना कि पेपर वन की भी इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं होने देना कि हमारा पेपर वन वीक पॉइंट हो जाए जिसकी वजह से हमारा जेआरएफ मिस हो जाए। तो कोशिश यही करनी है कि जब भी हम लोग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करें, पेपर टू पर एम्फोसाइज करने के साथ साथ में पेपर वन पर भी उतना ही एम्फोसाइज करें। ठीक है, सो फर्स्ट डे ऑनवर्ड से ही हमें कोशिश ये करनी है कि हम अपने पेपर वन को भी साथ में लेकर के चलें। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या बताऊंगी, सिलेबस के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करेंगे, नोट्स कैसे बनाने हैं चीज़ों पर उसको समझेंगे, एमसीक्यू को कैसे कैसे सॉल्व करना है, रिवीजन की इंपॉर्टेंस एंड मॉक टेस्ट। ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मैं अगर बात करूँ सिलेबस की, तो इस पर पेपर वन पर हमें बेसिकली क्या करना है, नोट्स बनाने हैं, है ना। तो नोट्स अगर बनाने हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए कि आखिरकार सिलेबस क्या है। तो अगर हम सिलेबस को देखें, जैसे यहाँ पर सिलेबस भी है, तो सिलेबस में आप देखोगे कि 10 यूनिट्स हैं। ठीक है, एंड 10 यूनिट्स में से कुछ कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो काफ़ी एक तरीके से ईजी हैं, जो हम बहुत ईजीली कवर कर सकते हैं। प्लस वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनेशन में जिनसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं, जो कम टाइम में भी हो जाते हैं एंड काफ़ी क्वेश्चंस भी उससे बनते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इन्फॉर्मेशन एंड में, हमें कोशिश यही करनी है कि इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स है, ठीक है, कैसे पता चलेंगे? सबसे पहले आप अगर पीवाईक्यूज देखोगे ना, तो पीवाईक्यूज में आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आईसीटी से कौन कौन सी चीज़ों पर एक तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, ऑन दैट बेसिस आप अंडरस्टैंड करोगे कि अच्छा ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। ठीक है, वैसे भी जब मैं सोर्सेज के बारे में बताऊंगी, तो सोर्सेज में जो यूट्यूब चैनल्स मैंने रेफर करे हैं, तो उसमें भी बेसिकली जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर सिलेबस के हर यूनिट से वो कवर किए गए हैं, तो वहां से भी आपको जानकारी हो जाएगी कि क्या क्या चीजें आती है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आईसीटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको हमें कम से कम कवर करना है एंड मोस्ट सारे के सारे एक तरीके से इस पर जो की पॉइंट्स हैं, ठीक है, सारे टॉपिक्स को कवर करके जाना है। फिर उसके बाद सिमिलरली जो दूसरा लो हैंगिंग फ्रूट है ना हमारे सामने, वो क्या है? वो हमारा कम्युनिकेशन है। ठीक है, वो हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन काफी इजीली आप कवर कर लोगे विद इन इसका बेनिफिट यही है कि कम टाइम में हो जाता है। ठीक है, और इससे क्वेश्चन एक तरीके से 5 से 7 के आसपास लगभग क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो ये भी एक सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इजीली हमें कवर करना है एंड इंपॉर्टेंट भी है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कॉम्प्रीहेंशन। तो देखो कॉम्प्रीहेंशन तो हम लोग सॉल्व करते ही है ना। तो कॉम्प्रीहेंशन के लिए केवल जो पीवाईक्यूज है उसके क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कर लेना है इजीली। हमारे यहाँ से जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन काफी ईजी आता है। ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंशन भी हमारा इजीली हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे, सपोज आपका मैथ्स स्ट्रांग है, ठीक है, अगर मैथ्स स्ट्रांग है तो जो बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन है 5 या 7 लगभग जितने भी क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन जो है ना बहुत आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, जिनका मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है ना, वो भी आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज तो रही मैथमेटिकल रीजनिंग की कि कम से कम कुछ बेसिक क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। बाकी के लिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस अगर हम करेंगे रेगुलर बेसिस पर, अगर 4-5 क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पर मैथ्स के प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो भी ये चीज आराम से हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो रहा मोटी मोटी चीज कि ये सारी चीजें आराम से हो जाएगी अगर इन पर थोड़ा सा ध्यान दिया गया स्टार्टिंग से ही। तो ये सारे जो सिलेबस के जो अभी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए वो आराम से हो भी जाएंगे एंड इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा हमें एग्जाम में। ठीक है, बाकी रही जो अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो अदर टॉपिक्स है इस पूरे सिलेबस में दिए हुए हैं, जैसे हायर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, हायर एजुकेशन में अगर आप पढ़ने जाओगे ना, तो चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमारे पास लिमिटेड टाइम है। तो हमें क्या करना है, हम बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ सकते और हर चीज को डेप्थ में नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है कि यहाँ से भी जो बेसिक मिनिमम है ना, जो बेसिक मिनिमम है वो हम कवर करके जाएं। बेसिक मिनिमम में जैसे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस से पहले भी ब्रिटिश एरा में जो जो ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन में चीजें करी है, ठीक है, वो सारी चीजें आती है, तो उसके बारे में नोट्स बनाने हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारी कमीशंस हैं,
तो उन पर क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हम लोगों के उसको उस पर्टिकुलर चीज़ पर नोट्स बना लेने हैं। एंड कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ है कि इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, तो उस पर हमें क्वेश्चन बना लेने हैं। पता कैसे चलेगा? जैसे ही आप एक बार PYQs को उठाओगे ना, या किसी भी यूट्यूब चैनल से अगर अगर आप ये टॉपिक करने की कोशिश करोगे, तो वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि अच्छा ये चीज़ है जो करनी है। ठीक है, तो ये हो गया हायर एजुकेशन सिस्टम की बात। जहाँ तक बात करें पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस है। ठीक है, लेकिन डरना नहीं है। ठीक है, डरना क्यों नहीं है? क्योंकि इससे हमें कोशिश ये नहीं करनी है कि जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं हर क्वेश्चन को हमें ठीक करना है। हमें यहाँ पर कोशिश ये करनी है कि जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना, वो कम से कम हम आराम से उसको इजीली सॉल्व कर पाए। उसके लिए जो ऐसे एरियाज है जो बार बार रिपीट होते हैं, कम से कम वो हम करके जाए ही जाए। ठीक है, जैसे कि पॉल्यूटेंट्स के ऊपर बार बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से वैसे कम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल इश्यूज जो हो गए, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इसके रिगार्डिंग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कभी नॉइज पोल्यूशन पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप देखोगे PYQs को सॉल्व करोगे धीरे धीरे, ठीक है, तो PYQs को सॉल्व करने के बाद भी आपको ऑटोमेटिकली ये चीजें समझ में आएगी। तो कोशिश देखो हमें क्या करनी है, कोशिश हमें यही करनी है कि हम अ, हर से जो जितने भी हमारे यूनिट्स हैं ना, उसका हर पॉइंट तो कवर नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है कि हर चीज़ का, हर यूनिट का हर पॉइंट ना कवर करते हुए उसके कम से कम मेजर टॉपिक्स हम कवर कर लें। ठीक है, इतने कवर कर ले कि हाँ, कम से कम अगर 5 क्वेश्चन पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में से आ रहे हैं, तो कम से कम 3 क्वेश्चन ऐसे हो जो आपने जो टॉपिक्स है उसमें से जो करे हुए हैं टॉपिक्स, उसमें से कम 3 क्वेश्चन आपके बन रहे हो। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं। और कभी कभी आप देखोगे कि आप कितना ही पढ़ के क्यों ना चले जाओ, तो भी आप ये देखोगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं। ठीक है, आपने आपके आपके पास उसका कोई आइडिया होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को सेट किया जाता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम जो बेसिक मिनिमम टॉपिक्स के सिलेबस है, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कम से कम वो कवर करके जाएं। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन की बात रही, तो डेटा इंटरप्रिटेशन हम लोग थोड़ा थोड़ा जब प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों को, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें भी, सिंपल ही है ये चीज़ भी। लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें, थोड़ा सा टफ लग सकता है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं? जैसे प्रमाणास के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान क्या होता है, उपमान क्या होता है। थोड़ा सा समझने में स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर धीरे धीरे जब हम बार बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फैलेसीज पर भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक एक दो दो क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। फिर उसके बाद वेन डायग्राम्स पर भी आते हैं, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन हो गया, एंड मूड एंड फिगर्स हो गया, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज होगी। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इन सब टॉपिक्स को हमें कवर करके जाना है। अगर एक दो चीजें छूट रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हम हर टॉपिक के हर पॉइंट पर अपने नोट्स एक तरीके से उसको कवर करें एंड उस पर नोट्स बना करके रखें। कुछ चीजें छूट रही है, ठीक है, तो हम उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन मेजर टॉपिक्स को हमें कवर करके जाना है। इसके अलावा अगर आप देखोगे, मैथमेटिकल रीजनिंग का डिस्कस कर लिया, कम्युनिकेशन हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड भी बहुत वास्ट है। ठीक है, बहुत मतलब सब कुछ करने के बावजूद भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, हमें अपना टाइम यहाँ पर बचाना है। कोशिश ये करनी है कि अगर 5 में से कम 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन भी हो जाए ना हम लोगों के, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये है ही ऐसा एरिया जहाँ पर जो एग्जामिनेशन जो सेट करता है, जो पेपर को सेट करता है ना, उसके पास पूरी खुला हाथ होता है कि वो कोई भी क्वेश्चन उठा के दे देगा। ठीक है, तो है ही इतना ब्रॉड चीज़। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अपने आप को लिमिट करना है, कुछ ही लिमिटेड सोर्सेज को पढ़ना है, एंड कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, जैसे मेथड ऑफ रिसर्च हो गया, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, ये थोड़ा सा चीज़ें हमें जाननी है। स्टेप्स ऑफ रिसर्च, इसके बारे में बेसिक चीज़ें हमें जाननी है, एंड थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पर लेकर के चलना है। ठीक है, फिर उसके बाद सिमिलरली अगर हम फर्स्ट टॉपिक की बात करें, टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में काफ़ी सारा है जो रिपीटेटिव एरियाज है, रिपीटेटिव थीम्स है, जैसे स्वयं प्रभा हो गया, मुख के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरली अगर आप देखोगे, कभी कभी मतलब इवैल्यूएशन सिस्टम्स पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें करके जानी है। टीचर का जो एरियाज है, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटिंग टू टीचर लर्नर, ये सारी चीज़ें, रिफ्लेक्टिव लर्निंग क्या होती है, तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कम से कम हमें कवर करके जानी है। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पर हमने अंडरस्टैंड करी कि सिलेबस में ऐसा नहीं है कि हम सिलेबस के हर टॉपिक को कवर करके चले जाएंगे, क्योंकि वास्ट बहुत ज़्यादा है। करने के बावजूद भी अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे ना, तो रिटर्न बहुत ज़्यादा नहीं आता है।
ठीक है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं उनके पास, जो एग्जामिनेशन में मतलब एग्जाम के पेपर को डिसाइड करते हैं, तो वो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पुट कर देते हैं। हमें कोशिश क्या करनी है कि बेसिक मिनिमम जो हर यूनिट से जो टॉपिक है वो करके जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पर एम्फेसाइज करना चाहूंगी कि आपको एक काम करना है, आपको एक भी यूनिट छोड़ करके नहीं जानी है, ठीक है। कोशिश आपको यही करनी है कि कम से कम आप जब 10 यूनिट्स है तो ऐसा ना हो कि आपने एक भी यूनिट्स को मतलब बिल्कुल एकदम ऐसे रखा है कि उसको बिल्कुल छुआ नहीं है, ठीक है, उसका एक भी टॉपिक आपका तैयार नहीं है, ऐसा मत करना, ठीक है। क्योंकि पता नहीं कि कब किस पर्टिकुलर यूनिट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो लोग दे दे। तो कोशिश ये करनी है कि हर यूनिट्स को हम लोग एक तरीके से क्या करें, कवर करके जाए, अपना सिलेबस कम से कम कंप्लीट करें। भले ही हर यूनिट के हर सब टॉपिक पर हमारे नोट्स ना हो, बट हर यूनिट हमारी कवर होनी चाहिए, उसके मेजर मेजर जो टॉपिक्स है वो कवर होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज मैंने क्लियर कर दी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अब बात करते हैं कि सिलेबस को तो समझ लिया, अच्छा कुछ थोड़ा सा जानकारी ये भी ले ली कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, अब उस पर नोट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। साथ ही साथ में कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरा जो सोर्स रहा था वो था यूट्यूब चैनल, ठीक है। मैंने अलग अलग यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करा, जैसे मैंने कम्युनिकेशन के लिए फिजिक्स वाला जो चैनल है उसमें गुलशन मैम है, ठीक है, तो उनकी मैंने वीडियोस देखी। फिर उसके बाद स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पे भी आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से भी मैंने कुछ चीजें कवर करी। एंड कुमार भरत सर है एक, ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ द टॉपिक्स जो है मैंने कुमार भरत सर के जो यूट्यूब चैनल है उसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यूनिट वाइज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वो कर सकते हो। काफी छोटी छोटी वीडियोस होती है और शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में, जितना एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती है ना चीजें, जो जो पूछा जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर सर ने वो वीडियोस बना रखी है, ठीक है, तो वहां से मैंने चीजें कवर करी। शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस थी तो मुझे आसान लगा चीजों को कवर करना, कम टाइम में भी हो गया। तो मैंने कुमार भरत सर की जो यूट्यूब चैनल है वहां से मैंने चीजें करी है, ठीक है। बाकी अलग 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 टॉपिक्स के लिए भी मैंने बाकी अलग अलग चैनल्स को भी रेफर करा, बट मेजरली अगर मैं बताऊं 50 to 60% मैंने कुमार भरत सर की जो यूट्यूब थे, ठीक है, यूट्यूब चैनल से मैंने चीजें कवर करी है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम कवर कर रहे हैं ना, कोशिश ये करनी है कि जब हम एक बार किसी टॉपिक को पढ़े, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, उसको समझे, साथ साथ में मैंने क्या किया था, साथ साथ में मैंने नोट्स बना लिए थे, ठीक है। साथ साथ में नोट्स क्यों बना लिए थे, क्योंकि जो भी बताया जाता है, जो भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जाता है, तो उसमें से मुझे पता था कि अच्छा ठीक है, ये सारी चीजें हैं, क्योंकि यूजीसी फैक्ट्स पर फोकस करता है और कुछ अलग एरियाज है जहां पर कॉन्सेप्ट पर फोकस किया जाता है, तो मैंने साथ साथ में नोट्स बनाने बनाने चालू कर दिए थे। जैसे जैसे मैं टॉपिक कवर करती तो साथ साथ में नोट्स बना लिया करती थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, या अगर आप कोई और दूसरी स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो मैंने सोर्स बता दिया, स्ट्रैटेजी बता दी। कोशिश मेरी यही थी कि मैं कॉन्सेप्ट्स को बार बार एक तरीके से रीड करने की कोशिश करूं, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड नया होता है, ठीक है, और थोड़ा सा स्टार्टिंग में मुश्किल भी होता है कि अच्छा क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च में अंतर क्या है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ना, जो एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं ना, पीवाईक्यूज को जब मैंने एनालाइज करा तो मैंने समझा कि आसान नहीं है एक तरीके से केवल बेसिक नॉलेज के बेसिस पर आप चीजों को कर लोगे, पीवाईक्यूज को कर लोगे, नहीं, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, बहुत बारीकियों से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुत बारीक बारीक भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली एक राइट अप्रोच मैंने डेवलप करी कि नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रट करके जाएंगे या फिर केवल फैक्ट्स पर ही एम्फेसाइज करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को भूल जाएंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को इग्नोर कर देंगे, वैसा नहीं चलेगा यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा पीवाईक्यू जब एनालिसिस मैंने करा, ठीक है, तो उसके बेसिस पर मेरी ये लर्निंग रही। मैंने देखो, और मैंने क्या चीज करी थी कि सिलेबस को मैंने समझ लिया ना, तो मैंने थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पर आधा आधा घंटा मैंने दिया, और मैंने कोई सिलेबस को पढ़े ही मैंने पीवाईक्यूज लगाने चालू कर दिए, उनको सॉल्व करना चालू कर दिया। मैंने देखना चालू किया कि मैथ्स के क्वेश्चन मेरे से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आसान है या टफ है, ठीक है। सिमिलरली टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड में थोड़ा सा आपका जो एक एप्टीट्यूड होता है ना, एक बेसिक एप्टीट्यूड, ठीक है, अब तक हम लोगों का मास्टर्स तक हम लोगों का थोड़ा सा बेसिक एप्टीट्यूड डेवलप हो जाता है, तो उसके बेसिस पर मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, तो मैंने देखा कि हाँ, कुछ क्वेश्चन तो मैं बिना पढ़े भी सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि उतना कॉमन सेंस होता है, तो कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो मैंने धीरे धीरे करके आधा आधा घंटा स्टार्टिंग में जब देना शुरू किया तो मुझे समझ में आ गया कि अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ चीज है, कुछ कुछ चीजें अगर मैं बिना पढ़े भी सॉल्व कर पा रही हूँ, तो अगर मैं चीजों को और ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेकर के आ जाऊंगी कुछ टफ टॉपिक्स में, तो आराम से चीजें हो जाएगी। तो आप भी ये कर सकते हो कि थोड़ा सा आप पीवाईक्यूज को स्टार्टिंग में ही आप बिना कुछ, जब जब आपका नोट्स नहीं प्रिपेयर है, आप पहले ही थोड़ा सा पीवाईक्यूज को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, और एनालाइज कर सकते हो कि आप कितना कर सकते हो और आपका कॉमन सेंस कितना आप अप्लाई वहां पर कर पा रहे हो। एंड साथ साथ में पीवाईक्यूज को जब सॉल्व करोगे तो पता चल ही जाएगा कि अच्छा क्या क्या टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है, तो ये चीज़ रही। यहाँ पर सिलेबस की मैंने बात बता दी, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है ये मैंने समझा दिया, साथ ही साथ में सोर्सेज क्या क्या रेफर कर सकते हो आप। कोई और टीचर अगर आपको पसंद हो ना, यूट्यूब चैनल खोलो, ठीक है। मैंने किसी का पेड कोई भी कोर्स वगैरह नहीं परचेज किया, मैंने सीधा देखा कि बहुत सारी लिस्ट है, तो आपको जो टीचर अच्छा लगता है, जो एजुकेटर अच्छा लगता है, आप वहाँ से लीजिए। उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है आप वो बनाइए, अपने खुद के नोट्स बनाइए, क्योंकि वो रिविजन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ रही, बेसिक चीज़ होगी कि इस तरीके से नोट्स कवर कर लिए। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि नोट्स तैयार हो गए, बट अगर हम एमसीक्यू सॉल्व करने में गलतियां कर रहे हैं ना, अगर हम एमसीक्यू ही सॉल्व नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर वो नोट्स का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो नॉलेज तो आपने नोट्स में तो इकट्ठी कर ली, बस उसको यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यूज करना है अपनी नॉलेज को एंड एमसीक्यू को सॉल्व करना है। तो मैं क्या किया करती थी कि जैसे अपना जो सब्जेक्ट पेपर है उसके भी एमसीक्यू डेली बेसिस पर सॉल्व करना है, साथ साथ में कम से कम 10 पीवाईक्यूज मैं कोशिश किया करती थी कि लगभग हर दिन लगाऊं, ठीक है। कभी कभी बीच में 1-2 दिन ब्रेक हो जाता था कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा ढंग से, ठीक है। तो वो चीज़ें को साइड में अगर करूं तो ज़्यादातर मैंने क्या करा है, लगभग हर दिन अपने पेपर 1 के भी 10 क्वेश्चन पीवाईक्यूज खास तौर पर मैंने सॉल्व करे, ठीक है। कुमार भरत सर का टेलीग्राम चैनल है, तो उसमें क्या आती है, उसमें डेली बेसिस पर जो है 10 क्वेश्चंस आते हैं, सुबह भी आती है शायद और शाम को भी आती है। तो उन्हीं 10 क्वेश्चंस को मैं लगा लिया करती थी, ठीक है। या अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पर सॉल्व करना चाहते हो डेली बेसिस पर, तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट एट द एंड क्या है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, है ना। वो रेगुलर प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। तो वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा बर्डनसम नहीं है, केवल एक तरीके से 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 15-20 मिनट का काम है, हो जाता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट लग जाएंगे, है ना। तो ये मैंने सॉल्व करने चालू करे रेगुलर बेसिस पर, जैसे ही मैंने नोट्स वगैरह बनाए और उसके साथ मैंने ये चीजें चालू कर दी। फिर उसके बाद जब मैं पीवाईक्यूज को सॉल्व किया करती थी तो मैं देखा करती थी गलतियां क्या हैं, ठीक है, गलतियों को नोटिस करना। एंड अगर मुझे लग रहा है कि कोई एक ऐसा टॉपिक है जो मैंने अपने नोट्स में नहीं लिखा लेकिन बार बार उससे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे टॉपिक को मैं अपने नोट्स में ऐड कर लिया करती थी, ठीक है। अपने नोट्स में ऐड कर लिया करती थी कि ये चीज़ है क्या, क्योंकि उसका सोल्यूशन हुआ करता था उस पर्टिकुलर क्विज में, तो उसका सोल्यूशन होता था, तो नोट्स बना लिया करती थी कि अच्छा ठीक है, ये इसका शॉर्ट नोट्स एक तरीके से वो मैं बना लिया करती थी, ताकि फिर बाद में भी अगर ये इतनी बार रिपीट हो रहा है तो हो सकता है आगे भी रिपीट हो जाए। उसके बेसिस पर मैंने नोट्स बना लिए थे एंड ऐड कर लिया था उसको अपने नोट्स में, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। इस तरीके से रेगुलर एमसीक्यू सॉल्व करना देखो मस्ट है, ठीक है। एडवाइस करूंगी आपको भी कि आप भी ये चीज़ करो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही एट द एंड काम होता है। मैथ्स आप अचानक से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कर लोगे, जब रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस होगी तो इंप्रूव होगी, ठीक है। रीडिंग स्किल रेगुलर बेसिस पर एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो इंप्रूव होगी। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की भी प्रैक्टिस करें, या जो भी हमारी अदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, मतलब इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, तो उसमें जो अंडरस्टैंडिंग कर ली है उसको अप्लाई करने की हमें कोशिश करनी है एंड एमसीक्यू को सॉल्व करना है, गलतियों को आइडेंटिफाई करना है, उनको कम करने की कोशिश करनी है रेगुलर बेसिस पर। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है रिविजन। कम से कम 4 से 5 बार रिविजन मैंने किया था अपने नोट्स का, ठीक है। तो कोशिश यही करनी है कि जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम क्या करें, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेकर के आए, कि हमें डिफरेंस पता हो कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च में अंतर क्या है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या क्या चीजें होती है, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। तो थोड़ा सा ना यहाँ पर ये सारे एरियाज में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उस चीज पर एम्फेसाइज करा। साथ ही साथ में फैक्चुअल पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों पर एम्फेसाइज करना है। तो बहुत सारे जो फैक्ट्स है वो बार बार यूजीसी में पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटी कब बनी उसका मैच द फॉलोइंग आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी मैंने करी और कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज मैंने करा है। तो आपको भी कोशिश करनी है कि आप इतनी बार रिवाइज कर लो ताकि दिमाग में चीजें बैठ जाए, और जब एग्जामिनेशन में जब हम फेस करें क्वेश्चन को तो ऐसा ना हो कि हम रिकॉल ही नहीं कर पा रहे हैं चीजें, है ना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं आ पा रही है, डिफरेंस ही नहीं कर पा रहे हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बीच में, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए एमसीक्यू को सॉल्व करना एंड रिविजन करना, ये दोनों चीज़ें मदद कर सकती है। लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ आती है मॉक टेस्ट। और मैंने मॉक टेस्ट कैसे लगाए थे, बेसिकली अगर आप देखोगे ना, किसी भी बहुत सारे टेलीग्राम चैनल है जो पेपर 1 के सेट को एक तरीके से अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं, तो मैंने वहीं से पीवाईक्यूज को उठाया, ठीक है। तो वहां से पेपर 1 के पीवाईक्यूज को मैंने उठाया, पूरे 50 क्वेश्चन का मैंने सेट लिया एंड मैं उसको सॉल्व किया करती थी एज अ मॉक टेस्ट,
ठीक है। मैंने कहीं से अलग से परचेज नहीं करे हैं मॉक टेस्ट, मैंने सिंपल जो PYQs होते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट में पेपर 1 होता है, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट होता है, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, तो वहाँ पर पेपर 1 के 50 क्वेश्चन होते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं अलॉन्ग विद उनकी जो आंसर की होती है उसके साथ में भी वो चीज़ होती है। तो मैं क्या किया करती थी, यही क्वेश्चन को मैं सॉल्व किया करती थी विद इन द टाइम लिमिट्स, एंड देखा करती थी कि कितने टाइम में मेरी चीज़ें हो रही है, क्या क्या गलतियाँ हैं, और कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो इंपॉर्टेंट है या जो मैंने कहीं ना कहीं शायद मिस आउट कर दिए एंड एग्जामिनेशन में हर बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश आपको क्या करनी है, कोशिश ये करनी है कि जो लास्ट साइकिल में जो एग्जाम हुआ, जैसे कि अभी अगर आप जून 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो दिसंबर 2024 में जो पेपर 1 हुआ है ना अलग अलग सब्जेक्ट्स का, वहां पर अगर आपको वो सारे पेपर्स मिल जाते हैं ना, तो कम से कम आप उनको सॉल्व करो। तो लेटेस्ट ट्रेंड आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है, कि लास्ट जो पेपर हुआ है उसमें पेपर 1 में क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या नए टाइप ऑफ क्वेश्चन आए हैं, क्या क्या नया पैटर्न पूछा गया है, उसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो या तो टेलीग्राम से मिल रहे हैं या कहीं और से मिल रहे हैं, आप वहां से ले सकते हो, एंड उनको सॉल्व जरूर करो, या सॉल्व भी अगर ना कर पाओ ना, तो कम से कम देखो सही कि क्या पूछा जा रहा है, किस प्रकार से चीजें पूछी जा रही है हर सिलेबस के टॉपिक से, ठीक है। तो ये चीज मैंने करी। तो ये क्या था, ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने एक तरीके से फॉलो करे, और इस तरीके से मैंने अपने पेपर 1 की जो एक तरीके से प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी वो आपके साथ शेयर कर दी यहाँ पर, ठीक है। एडवाइस क्या रहेगी मेरी तरफ से, एडवाइस यही रहेगी कि PYQs को सॉल्व करना देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज़ द की एलिमेंट, ठीक है। बार बार इसी चीज़ पर एम्फेसाइज करूंगी, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना, कितनी बार आप नोट्स बना लो, रिवाइज कर लो, लेकिन जब तक सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि सॉल्यूशन जब हम PYQs को सॉल्व करते हैं ना, तो बहुत सारी गलतियां होती हैं, ठीक है। तो जब उस गलतियों को अंडरस्टैंड करेंगे, नई नई चीज़ों को समझेंगे, कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन जब हम करेंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, या हम केवल एक तरीके से दिमाग में हमने बिठा लिया कि हाँ हाँ मुझे पता है। वो समझ में आ जाएगा कि कितना पता है हम लोगों को, ठीक है। तो वो चीज़ हमें समझ में आ जाएगी, और हम एक्चुअली में अपने लेवल को जान पाएंगे कि हम खड़े कहाँ हैं आखिरकार प्रिपरेशन में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट है, मेक शॉर्ट नोट्स ऑन सम न्यू टॉपिक्स डिस्कवर्ड, जो मैंने अभी एम्फेसाइज करा कि जब हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है, या हम PYQs को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ नए टॉपिक्स हैं जो रिपीटेटिव हैं, ठीक है, जिसमें लगभग जो भी आपने PYQs को सॉल्व किया उसमें उस पर्टिकुलर टॉपिक्स पे बार बार क्वेश्चन आ ही रहे हैं, और वो चीज़ आपने अपने नोट्स में नहीं लिखी हुई है अब तक, तो उस पर हमें क्या करना है, अपने नोट्स बना लेने हैं थोड़ा सा रिसर्च करके, ठीक है। एंड गिव सफिशिएंट टाइम फॉर दिस पेपर, हमें कोशिश यही करनी है कि पेपर 1 के लिए भी हम सफिशिएंट टाइम दें। डे 1 से ही हम कोशिश करें, अगर डे 1 से ना कर पाए तो कम से कम 2 महीने के टाइम तो कम से कम दें, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि डेली बेसिस पर हम 1-2 घंटा अलॉट कर सकते हैं, ठीक है, और उसमें भी 1 घंटे में नोट्स बना लिए, ठीक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर ली, 1-2 वीडियो देख ली, और उसके साथ साथ में नोट्स भी बना लिए, साथ साथ में आधे घंटे में हमने कुछ PYQs को भी सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पेपर 1 का टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, ठीक है। डोंट इग्नोर दिस, इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है, इसको वीक पॉइंट नहीं बनाना है अपना, इसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है, ठीक है। एंड सिलेबस हमें पता है बहुत ज्यादा वास्ट है, ठीक है। सो फोकस्ड ऑन द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स एंड लो हैंगिंग फ्रूट्स, तो हमें कोशिश यही करनी है कि रिपीटेड टॉपिक्स जो है बार बार हर पर्टिकुलर यूनिट से जो बार बार रिपीट होते हैं, PYQs जब हम क्लियर एक तरीके से सॉल्व करेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट्स पर ही एम्फेसाइज करना है। एंड हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगे, ठीक है, बीच बीच में बोरिंग भी लग सकता है, कंफ्यूजिंग भी लग सकता है कि ये क्या चीज़ें हैं, समझ में नहीं आ रही, बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी होंगे, ठीक है। एक ऐसा फेज आएगा जब आप रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस भी कर रहे हो लेकिन आपके मार्क्स ही इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पर डीमोटिवेट नहीं होना, रुकना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इट इज़ जस्ट अ फेज, ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो प्रोसेस में अगर ऊपर चढ़ोगे तो नीचे भी आओगे ना, फिर उसके उसके बाद ऊपर जाओगे ना, तो ये प्रोसेस है, ठीक है। एट द एंड हमारा फोकस ये रहना है कि हमें अपना रिवीजन करना है एंड PYQs को सॉल्व करना है, ठीक है। सो डू द बेसिक मिनिमम थिंग रिक्वायर्ड टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, जो बेसिक मिनिमम चीज है कि लो हैंगिंग फ्रूट्स कौन से हैं, सिलेबस के कौन कौन से ऐसे एरियाज है जिस पर क्वेश्चन जो कम टाइम में भी हो जाएंगे एंड क्वेश्चन बढ़िया आते हैं, ठीक है, तो वो हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। हर पूरे के पूरे जरूरी नहीं है कि हम जितने भी यूनिट्स हैं उसके हर छोटे से छोटे पॉइंट्स पर हम अपना नोट्स बनाएं, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स पर जो मैंने बताए थे, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसमें से ना जाने क्या क्या पूछ लिया जाएगा, जो आप कितना ही तैयार करके जाओ और वो आपकी तैयारी से बाहर चीज़ें कहीं ना कहीं पूछ लेगा, ठीक है। तो हमें ऐसे एरियाज पर बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, हमें कोशिश क्या करनी है, जितना बेसिक मिनिमम हो गया ना, रिवाइज करो उसको, PYQs को सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, टाइम को अपने मैनेज करो,
ठीक है, कि कितने टाइम में आप पेपर 1 को कंप्लीट कर रहे हो और कितने टाइम में आप पेपर 2 को एक तरीके से कंप्लीट करोगे। मॉक टेस्ट PYQs को ही एज अ मॉक टेस्ट के तौर पर आप लगा सकते हो। ठीक है, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैंने क्या करा, मैंने मोटी मोटी चीज़ों को कवर करा कि अच्छा ठीक है ये बेसिक हो गया है, बेसिक को ही बार बार रिवाइज करा। फिर जब एग्जामिनेशन देने बैठे ना, तो उस टाइम में जब हमारा एग्जाम होता है दिसंबर 2024 में, तो काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स पूछे गए थे जो मैंने पढ़े ही नहीं थे। ठीक है, मतलब जो एक नॉर्मल ट्रेंड होता है, नॉर्मल ट्रेंड से काफ़ी सारे क्वेश्चन, लगभग 8-10 क्वेश्चन ऐसे थे, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो, तो वो काफ़ी बाहर से थे। बाहर से का मतलब है जो अब तक पूछे ना गए हो। ठीक है, तो मैंने PYQs को खूब एनालाइज किया हुआ था, तो मुझे पता था कि PYQs के बेसिस पर है या नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी ऐसे 8-10 क्वेश्चन बाहर से थे। तो वहां पर क्या आता है, वहां पर आपका एट द एंड आपका जो उस टाइम पीरियड में जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है ना, कि आपके पास वो एप्टीट्यूड है कि नहीं, कि बिना जानकारी के भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो कि नहीं, एट द एंड वो मैटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम सब कुछ करने के बावजूद भी ना, आप ये तैयार मान करके चलो, अपने आप को एक तरीके से तैयार करो कि काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो बाहर से आए। ठीक है, लेकिन उनको भी हमें सॉल्व करना है। कम से कम अगर 10 क्वेश्चन भी बाहर से आ रहे हैं तो कोशिश करें कि 5 से 6 करेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये धीरे धीरे जब आप MCQ को सॉल्व करोगे ना, तो ये चीजें डेवलप अपने आप हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी मेरी एक्सपीरियंस रहा, एंड थोड़ी जो भी स्ट्रैटेजी मेरी रही, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो देने थे, आई होप मैंने कन्वे कर दिया होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें रही। कोई भी अगर क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगी उसको रिजॉल्व करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, टिल देन मेहनत करते रहिए इसी तरीके से लगातार, और कोशिश करते रहिए डेली बेसिस पर आप इम्प्रूव करें। धीरे धीरे आप देखोगे कि इम्प्रूवमेंट हो भी रही है। एंड मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, कि आप जल्दी से जल्दी एक तरीके से इस एग्जामिनेशन को क्लियर करो, एंड एक तरीके से जो आपका एम है JRF क्लियर करना, वो आप अचीव कर पाओ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।